सुपर सेवियर एपिसोड 23 चोरी। माहेश्वरी पैलेस में आनंद महेश्वरी अपने व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे और उनके सामने उनके पोते बैठे हुए थे। इस वक्त वहां पेन ड्रॉप साइलेंस था। तभी वहां किसी की तालियों की आवाज आती है। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां कायरा खुशी से उछलते हुए अपने हाथों से तालियां बजा रही थी। कायरा वैसे ही उछलते हुए आनंद महेश्वरी से पूछती है, वह सबसे बड़े दादू, कहानी तो काफी मजेदार है, तो आगे क्या हुआ? आनंद महेश्वरी मुस्कुराते हुए कायरा के सवाल पर जवाब देते हैं, होना क्या था? कायरा अपनी थोड़ी बहुत ताकत के बलबूते पर खुद को राजा कहने वाले जानवरों ने असली राजा को और उसकी ताकत को देखने पर डर के मारे उसके सामने अपना सर झुकाने लगे। अपनी ताकत के बारे में पता चलने के बाद गुलाम उस ताकत को बुरे जानवरों पर इस्तेमाल करने लगा और उस जंगल के हर जानवर पर हुकूमत करने लगा और उस जंगल के लिए नियम बनाए जिसे हर कोई मानने लगा और अपनी अपनी जगह अपनों के साथ खुशी से रहने लगे। ऐसे ही कभी सिर्फ खूबसूरत नजर आने वाला वो जंगल अब खुशियों से भरा जंगल बना। कहानी पूरी करके आनंद महेश्वरी शांत हो जाते हैं। आनंद महेश्वरी की शांति देखकर वहां सब लोग समझ गए हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है। तभी फिर से कायरा आनंद महेश्वरी से पूछती है, सबसे बड़े दादाजी, कहानी तो काफी अच्छी थी, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप तीनों एक 17 साल के भैया से क्यों डरते हैं? ये सवाल सुनकर वहां बैठे हुए बाकी लोगों की आंखों में चमक आ जाती है और उनके कान खड़े हो जाते हैं। भले ही उन्हें ये कहानी पसंद आई हो, लेकिन अभी भी वो जानना चाहते थे उनके परिवार के 3 ताकतवर लोग एक 17 साल के लड़के से क्यों डरते हैं। कायरा के ये सवाल सुनकर आनंद महेश्वरी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खांसी आ जाती है। ये देखकर वहां बेटी हुई क्रिया उड़ती है और एक गिलास में पानी भरकर आनंद महेश्वरी को पिलाने लगती है। पानी पीने के बाद आनंद महेश्वरी मुस्कुराते हुए कायरा की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, कायरा, ये कहानी ही तुम्हारा सवाल का जवाब है। ये सुनकर कायरा के साथ साथ वहां हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। कायरा और वहां सब लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर आनंद महेश्वरी कायरा से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कायरा, जहां हम सब रहते हैं उसे भी जंगल ही कहा जाता है, और हम सब इस जंगल के जानवर, यहाँ के बड़े बड़े खानदान, पॉलिटिशियंस, गुंडे, ये सब खुद को इस जंगल के राजा समझते हैं और यहाँ के कमजोर लोगों पर अपने ताकत का इस्तेमाल करके डराते रहते हैं। लेकिन असलियत में इस जंगल का राजा कोई और है और उसे इस वक्त अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। जिस दिन उसे अपनी ताकत के बारे में पता चलेगा उस दिन से वो हम सब पर हुकूमत करेगा। ये सब सुनकर कायरा उत्साह से पूछती है, और वो राजा कौन है सबसे बड़े दादाजी? इस सवाल के साथ ही वहां खड़े हुए सब लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जवाब में आनंद महेश्वरी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, वो वही 17 साल के लड़के हैं जिससे हम तीनों डरते हैं। उनका नाम है रुद्रदेव रॉय, वो इस जंगल के राजा है। इतना बोलने के बाद आनंद महेश्वरी हंसते हुए अपने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के कुछ बटन दबा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी व्हीलचेयर पलटकर पैलेस के पीछे गार्डन की तरफ जाने लगती है। वही आनंद महेश्वरी की पूरी बात सुनकर वहां सब लोग शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है उनके खानदान के बड़े लोग ऐसा क्या देख लिया उस लड़के में जिसकी वजह से वह सब मान बैठे हैं, वही आगे जाकर उन सब पर राज करेगा। तभी उन सब के कानों में एक और बार आनंद महेश्वरी की आवाज आती है। जब वह सब लोग अपना सर उठाकर देखते हैं तो आनंद महेश्वरी की व्हीलचेयर दरवाजे के पास रुकी हुई थी। आनंद महेश्वरी बिना उनके तरफ पलटे कहते हैं, तुम लोगों को शायद मेरे बातों पर शक हो रहा होगा और तुम लोग रुद्रदेव रॉय को टेस्ट करके मेरी बातों को बेकार साबित करना चाहते होंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, तुम्हें से किसी के भी वजह से अगर रुद्रदेव रॉय आगे जाकर माहेश्वरी खानदान के खिलाफ होवे, मेरे बेटे ने तुम लोगों को सजा देने की धमकी ही दी थी, मैं तो उन्हें मेरे खानदान से ही बेदखल कर दूंगा। सबको वार्निंग देने के बाद आनंद महेश्वरी सीधा गार्डन में चले जाते हैं। सबको वार्निंग देने के बाद आनंद महेश्वरी सीधा गार्डन में चले जाते हैं। आनंद महेश्वरी के आखिरी बातें सुनकर वहां काफी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि सच में कुछ लोग देव को टेस्ट करना चाहते थे। अगर वो सच में कुछ काबिल हुआ तो उसका फायदा भी उठाना चाहते थे, लेकिन वो अब इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वही क्रिया अपने पासी में खड़े हुए अपने पति से पूछती है, अब तुम क्या करोगे आदित्य? क्या अपने फूड रिव्यू को रोक दोगे? जवाब में आदित्य मुस्कुराते हुए अपनी बीवी से कहता है, अब तो रिव्यू पोस्ट करना ही पड़ेगा, वरना वो लड़का मुझसे नाराज हो गया और तुम्हारे पर दादाजी की बात सच हो गई तो ना बाबा, मैं बिना खाने के भी रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। ये सुनकर क्रिया अपने पति के कंधे को मारते हुए कहती है, तुम्हें ना हमेशा मजाक ही सूझता है। फिर आदित्य से रिक्वेस्ट करते हुए
पूछती है, आदित्य मुझे दादाजी की बातें सुनकर और तुम्हारे मुंह से उस लड़के के बनाए खाने के बारे में सुनकर मुझे उस लड़के को देखने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे? जवाब में आदित्य को सोचकर कहता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दादाजी ने ये कहा कि हम देव को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देव को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। इतना बोलकर आदित्य अपने फोन निकालकर उसमें किसी को कुछ मैसेज भेजता है और क्रिया को लेकर उस पैलेस के बाहर चला जाता है। वही गार्डन में अरुण माहेश्वरी वरुण महेश्वरी एक साथ खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी उन दोनों के पीछे से आनंद महेश्वरी की आवाज आती है, तुम लोगों की रोहिणी से कुछ बात हुई? जवाब में अरुण माहेश्वरी कहते हैं, दीदी का फोन नहीं लग रहा है, पापा कुछ देर के बाद फिर से ट्राई करेंगे। तभी वरुण महेश्वरी अपने पिता से मजाक करते हुए कहते हैं, डैड मैंने देखा था जब मोहन की जिक्र हुई तो आप डर के वजह से ऐसे कांप रहे थे जैसे अभी अभी आपको बर्फ के पानी में डूबा कर निकाला हो। जवाब में आनंद महेश्वरी अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं, नालायक, अपने बाप का मजाक उड़ाता है। अभी मैं मेरा शरीर हिला नहीं सकता, वरना अब तक तो मेरी छड़ी तेरा शरीर होता। और तू मुझे कह रहा है तुम दोनों भाइयों तो ऐसे कांप रहते जैसे कोई तुम दोनों को करंट शॉक लगा रहा है। तभी अरुण माहेश्वरी उन दोनों को रोकते हुए कहता है, बस करो आप दोनों, असलियत में हम तीनों डर चुके थे। डरेंगे भी क्यों नहीं, हमने तो लाइव में देखा था रुद्रदेव रॉय किसी को सजा देते हुए। ये सुनते ही आनंद महेश्वरी और वरुण महेश्वरी को कुछ याद आता है और उनके रीढ़ की हड्डी में कपकप पीसी दौड़ जाती है। दूसरी तरफ आदित्य और क्रिया कार में बैठकर फैमिली रेस्टोरेंट के तरफ जा रहे थे। तभी आदित्य के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जब आदित्य अपना फोन निकाल कर देखता है तो तुरंत ही ड्राइवर को दूसरा एड्रेस दिखाकर वहां गाड़ी ले जाने के लिए कहता है। क्रिया जब इसके बारे में पूछती है तो आदित्य बताता है, देव इस वक्त इसी एड्रेस पर है और वो एड्रेस हमसे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही है, हम तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। वाही रोहन की गाड़ी इस वक्त सड़क के एक किनारे रुकी हुई थी। कार के अंदर रोहन देव से पूछता है, भाई हमें तो तेरे लिए कपड़े लेने के लिए जाना था ना, तो यहाँ क्यों रुकवाया है? जवाब में देव अपनी उंगली से रोड के दूसरे तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे कपड़े लेने से पहले वहां कुछ काम है। जब रोहन और रूही उस तरफ देखते हैं तो वहां एक 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एंजियल हर्ब्स स्टोर, नित्या ग्रीन लीफ। ये देखकर रूही देव से पूछती है, देव क्या तुम्हें अभी भी अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस हो रही है जिसे तुम आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक करना चाहते हो? ये सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है रूही, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। मुझे किसी और काम के लिए जड़ी बूटियां चाहिए जिसके लिए मैं यहां आया हूं। इतना बोलने के बाद देव गाड़ी उतरता है और उसी हर्ब्स स्टोर के तरफ जाने लगता है। रोहन और रूही भी उसके पीछे ही जाने लगते हैं। जैसे ही देव उस स्टोर में जाता है, जड़ी बूटियों की खुशबू देव को घेर लेती है। उस खुशबू को अपने अंदर लेते ही देव को उनसे जुड़ी हर एक जड़ी बूटी की जानकारी याद आने लगते हैं। तभी देव के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब देव उस तरफ देखता है तो उसे उस स्टोर के कोने में कुछ भीड़ नजर आती है। देव उनके पास जाता है तो एक अधेड़ उम्र का इंसान एक 21 साल की लड़की पर चिल्लाते हुए कह रहा था, चोर कहीं की, मुझे लगा था तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, मुझे नहीं पता था तुम चोरी भी करती हो। और ज्यादा नाटक मत करो, वापस करो उस जड़ी बूटी को, वरना मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। ये सब सुनकर वह लड़की अपने आंखों में आंसू लेकर उस अधेड़ उम्र के इंसान से कहती है, नहीं मैनेजर सर, मेरा भरोसा करिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। उस लड़की की इस बात पर वो मैनेजर और भड़कते हुए कहता है, भरोसा तुम पर? किस बेस पर करूं भरोसा? यहाँ काम करने वाले स्टाफ में सब लोग ओल्ड है, सिर्फ तुम ही न्यू कमर हो और तुम्हें इस वक्त पैसों के सख्त जरूरत है, इसीलिए तुमने मुझसे 2 दिन पहले एडवांस सैलरी मांगी थी। और सारे सबूत साफ कह रहे हैं तुम नहीं चोरी की है। चोरी की जगह पर तुम्हारा कर्चीफ पड़ा हुआ मिला है और उस लाकर की डुप्लीकेट की तुम्हारे बैग में मिला है। अब ज्यादा नाटक मत करो, वो जड़ी बूटी पूरे 150000 का है और उसे खरीदने वाले मिस्टर नायर भी इंतजार कर रहे हैं। वो लड़की फिर कहती है, मुझे नहीं पता है सर, मेरी कर्चिफ उस लाकर के पास कैसे गई और उस लाकर की चाबी कैसे मेरे बैग में आई? मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूं। तभी वहां खड़ा हुआ एक 40 साल का आदमी नाराजगी से मैनेजर से कहता है, और कितनी देर लगेगी मैनेजर, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त देता हूं, मुझे मेरी ब्लू 5 आइस जड़ी बूटी चाहिए। उस इंसान की बात सुनकर मैनेजर थोड़ा घबराते हुए कहता है, वक्त देने के लिए शुक्रिया मिस्टर नायर, मैं अभी ये सब निपटा देता हूं।
इतना बोलकर वो मैनेजर फिर से उस लड़की की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है मंजू, मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूं तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने की। अगर तुम इस 5 मिनट में इन सबूतों में एक भी सबूत नकली साबित कर पाओगी तो मैं मान जाऊंगा तुम बेगुनाह हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सुनकर मंजू उस चाबी को और अपनी कर्चिफ को गौर से देखने लगती है, इस उम्मीद में क्या पता कुछ मिल जाए। ऐसे ही 5 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन मंजू को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे वो अपने बेगुनाह साबित कर पाए और बेबसी में उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैनेजर फिर से कहता है, चलो तुम्हें एक और अवसर देता हूं, अगर यहां खड़ा हुआ कोई भी इंसान तुम्हें बेगुन मानता है तो मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत दूंगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। ये सुनकर मंजू के मन में आशा जग जाती है और वो सबकी तरफ देखने लगती है, लेकिन वो तुरंत ही समझ जाती है कि वहां कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि सबके आंखों में उसे खुद के लिए घृणा ही नजर आ रही थी। मैनेजर भी ये बात तुरंत ही समझ लेता है और वो कुछ कहने वाला था, तभी वहां सबके कानों में एक आवाज आती है, मैं मानता हूं ये लड़की बेकसूर है और मैं यह साबित भी करूंगा। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें एक 17 साल का लड़का नजर आता है, उसके पीछे उसकी हम उम्र के एक लड़का और एक लड़की भी खड़े हुए हैं। सुपर सेवियर एपिसोड 24 ब्लू 5 आइस। जब मंजू ने ये सुना कोई उस पर भरोसा करता है और उसे बेगुन साबित करने में उसकी मदद करेगा तो उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो उस आवाज के तरफ पलट कर देखती है। जब उसे वहां एक 17 साल का लड़का नजर आता है तो उसकी उम्मीद फिर से निराशा में बदल जाती है। मैनेजर उस लड़के से पूछता है, कौन हो लड़के तुम? जवाब में देव मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ कुछ जड़ी बूटियां लेने आया हूं और मेरा नाम है रुद्र। इससे पहले देव अपना पूरा नाम बता पाता, मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है, तुम जो भी हो दिखने में कॉलेज जाने वाले लड़के नजर आते हो, हम बड़ों के मामले में टांग मत अड़ाओ और जो भी खांसी या दूसरी बीमारी के लिए दवाई लेने के लिए आए हो वहां रिसेप्शन पर चले जाना, वहां तुम्हें मिल जाएगी। इतना बोलकर वो मैनेजर फिर से मंजू की तरफ पलटता है और उससे कुछ कह नहीं वाला था, तभी देव फिर से कहता है, आपकी पहली बात सही है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूं, कॉलेज जाने वाला लड़का या आपके स्टोर में जड़ी बूटी खरीदने वाला कस्टमर। इस वक्त इंपॉर्टेंट है ये चोरी का मामला और बात है आपके मामले में टांग अड़ाने की। इसकी परमिशन तो आपने अभी दिया है, आप नहीं कहा था यहाँ खड़ा हुआ कोई भी इंसान अगर ये मिस के साइड लेगा तो आप इन्हें 1 दिन की मोहलत देंगे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। कहते हुए देव मंजू की तरफ इशारा करने लगता है और आगे कहता है, तो इन पर भरोसा भी करता हूं और ये साबित भी करूंगा ये चोरी इन्होंने नहीं किया है और मुझे इसके लिए 1 दिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट काफी होंगे। इतना बोलकर देव मैनेजर की तरफ देखने लगता है। देव की सारी बातें सुनकर मैनेजर कुछ सेकंड्स के लिए देव को घूरता है, फिर उससे कहता है, मुझे लगता है तुम इस लड़की मंजू को पसंद करते हो, तभी तुमने जैसे ही इस लड़की को परेशानी में देखा तो हीरो बनकर चले आए इस लड़की को बचाने। लेकिन लड़के ये कोई मूवी नहीं है और तुम ना ही हीरो, अगर तुम इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व हुए ना तो इस लड़की के साथ साथ तुम भी जेल जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं मेरा वक्त तुम जैसे लड्डू आशिक के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहता जो अपने लाइफ को सीरियस लेने की बजाय लड़कियों के पीछे घूमते हुए बर्बाद करते रहता है। मैनेजर की ये बात सुनकर वहां खड़े हुए लोग जो पहले देव को आगे आते हुए देखकर मनी मन उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, अब उसे एक बेवकूफ की तरह देख रहे हैं। और वहीं खड़ी हुई मंजू जो देव की उम्र देखकर पहले ही ये मान चुकी थी देव उसे इस मामले से बचा नहीं पाएगा। जब मैनेजर की बात सुनती है तो उसे देव के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था देव उसी के लिए इस प्रॉब्लम में फंस रहा है। मैनेजर की बात पर देव कुछ कहने ही वाला था, तभी रोहन उसके पास आता है जो देव को आगे जाते हुए देखकर अब तक शॉक में था। रोहन पास आते ही देव से कहता है, भाई क्या कर रहा है? आसपास देख रहा है ना कितने लोग हैं? अगर तू ये साबित नहीं कर पाया कि ये दीदी बेकसूर है तो हमारे गाल और इन लोगों के जूते होंगे। जवाब में देव रोहन के कान में कहता है, तुम जाकर रूही के साथ खड़े हो जाओ और रही बात मेरी, मैं पहले जैसा ठीक हो चुका हूं तो पहले जैसा दौड़ भी सकता हूं। ये सुनकर रोहन अपना सर खुजाते हुए रूही के पास जाकर खड़ा होता है और देव की कही बात रूही को बताता है। तभी उसे समझ आता है कि देव ने क्या कहा। वो मनी मन कहता है, तो ये साला भाग जाएगा। फिर रूही से पूछता है, रूही क्या तुम्हारे पास पेपर स्प्रे है? जवाब में रूही कहती है, एक है।
लेकिन वो मुझे चाहिए, तुम खुद को बचाने के लिए कोई और साधन ढूंढ लो। ये सुनकर रोहन अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। उनसे कुछ ही दूर में दो लोग काफी देर से देव को ही देख रहे थे। ये कोई और नहीं, आदित्य सिंह और उसकी बीवी क्रिया है। वो दोनों भी देव के स्टोर में आने के कुछ ही देर के बाद आ गए थे और इस मामले को काफी देर से देख रहे थे। क्रिया अपने पति से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है आदित्य, आगे क्या होगा? क्या वो लड़का उस लड़की को बचा पाएगा या खुद भी इस मामले में फंस जाएगा? जवाब में आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, वो लड़के ने सिर्फ 30 मिनट ही तो मांगा है, देखेंगे क्या होता है। फिर मैं तुम्हें उस लड़के को दिखाऊंगा जिसके बारे में तुम्हारे दादाजी ने बताया था। अभी तक आदित्य ने क्रिया को ये नहीं बताया जो लड़का उस लड़की की साइड ले रहा है वही देव है। अगर वो पहले ही देव की पहचान क्रिया को बता देता तो क्रिया शायद देव की मदद करने के लिए चली जाए, लेकिन आदित्य ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि आदित्य इस अवसर का फायदा उठाकर देव की काबिलियत को परखना चाहता था। दूसरी तरफ रोहन के जाते ही देव मैनेजर का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, तो क्या मैं ये समझो एनजीएल हाब स्टोर के मैनेजर अपनी कही हुई बात से पीछे हट रहे हैं। ये सुनते ही मैनेजर भड़कते हुए कहता है, अपने जबान को लगाम दो लड़के, इतनी देर से मैं इसलिए शांति से बात कर रहा था, मुझे लगा था तुम एक नादान लड़के होंगे जो जवानी में लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन तुम तो काफी घमंडी निकले। शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। कोई बात नहीं, अब मैं सिखा दूंगा। मैं तुम्हें 30 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा देता हूं। अगर तुम इस 1 घंटे में ये साबित नहीं कर पाए कि ये लड़की बेकसूर है तो तुम्हें मेरे सामने झुककर अपनी नाक जमीन पर रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी। पहले तो उस मैनेजर को अपने माता पिता के परवरिश पर उंगली उठाते देखकर देव को काफी गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा काबू करके मैनेजर से कहता है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं ये साबित कर पाया तो ये मिस बेकसूर है तो मुझे क्या? जवाब में वो मैनेजर तुरंत ही पूछता है, तो क्या मुझे भी तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगनी होगी? ये सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं सर, माना कि मैं थोड़ा मुंह फाट हूं, लेकिन ये कभी नहीं चाहूंगा कि मुझसे बड़े लोग मेरे सामने अपनी नाक रगड़े। बस आप मेरे खरीदे हुए जड़ी बूटियों की बिल पे कर दीजिए। ये सुनकर वो मैनेजर अपना सर हमें हिलाते हुए कहता है, चलो थोड़ी तो तमीज है तुम में, ठीक है, अगर तुम जीते तो तुम्हारे खरीदे हुए सारी जड़ी बूटियों का बिल मैं ही पे कर दूंगा। तभी वहां इतनी देर से खामोश खड़े होने मिस्टर नायर कहते हैं, मैनेजर ये क्या बकवास लगा रखा है? क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए ब्लू 5 आइस पेड़ नहीं है? अगर नहीं है तो बता दो, मैं मेरी मदद के लिए लॉयर को बुला लूंगा। ये सुनकर मैनेजर घबरा जाता है। तभी पास में खड़ा हुआ देव मिस्टर नायर से कहता है, आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करने के लिए माफ करें सर, आप भी जानते हैं इतनी देर से यहाँ क्या हो रहा है, फिर भी आप सिर्फ मैनेजर को धमका रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके लिए वो पेड़ काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन असलियत तो आप भी जानते हैं, इस वक्त वो पेड़ चोरी हो चुका है। जहां तक मुझे उस पेड़ के बारे में पता है, साल में सिर्फ उंगलियों पर गिन सके उतने ही पेड़ इस दुनिया में जन्म लेते हैं। उसमें से वह पेड़ सरवाइव कर पाए उसमें तो और काफी कम चांसेस है। हर तरह से देखने पर एक बात साफ है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको ब्लू 5 आइस चाहिए तो आपको इंतजार करना ही होगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करके मुझे 30 मिनट का वक्त देंगे तो मैं आपको असली चोर तक ले जा सकता हूं, जिसकी वजह से आपको वो पौधा तुरंत ही मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको इतना बोलकर देव खामोश होता है। कुछ देर मिस्टर नायर को देखने के बाद अपनी बात आगे बढ़ाता है, एक और ब्लू 5 आइस पौधा दूंगा। ये सुनकर मिस्टर नायर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो देव को ही देखने लगते हैं। ये सुनकर पासी में खड़ा हुआ मैनेजर हंसते हुए अपने हाथों से तालियां बजाने लगता है। फिर वो देव से कहता है, तुम एक और ब्लू 5 आइस पेड़ को मिस्टर नायर को दोगे? कहां से लाकर दोगे? क्या जानते हो तुम उस पेड़ के बारे में कभी देखा भी है? ये सुनकर देव कहता है, आप जितना शायद पता ना हो लेकिन थोड़ा बहुत पता है। ये सुनकर मैनेजर देव को अजीब से नजरों से देखते हुए कहता है, अच्छा तो क्या आप हमसे उस पेड़ की जानकारी शेयर करेंगे? जवाब में देव कहता है, ब्लू 5 आइस ये पेड़ काफी ठंडी जगह पर उगती है। एग्जाम्पल के लिए जहां बर्फ बारिश होती हो। ये पेड़ को बढ़ने के लिए दिन में कम से कम 1 घंटे तक सूरज की रोशनी इसके तने पर पड़ना जरूरी है। अगर लगातार 7 दिन तक सूरज की रोशनी उस पेड़ के तने पर नहीं गिरी तो उसके बाद रोशनी उस पर पड़े या ना पड़े, अगले 20 दिन के अंदर वो पेड़ मर जाएगा। उसे पेड़ के पत्ते और उसका तना और उसके डलिया सब कुछ ब्लू कलर के रहते हैं। उस पेड़ के हर डाली को सिर्फ 5 ही पत्ते रहते हैं। अगर हम उन पत्तों को अपने हाथ में लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने कोई बर्फ को अपने हाथ में पकड़ा हो। इतना बोलने के बाद देव मैनेजर की तरफ पलटता है और उससे पूछता है, क्या आप बता सकते हैं
इस पेड़ में सबसे खास चीज क्या है? मैनेजर कुछ देर सोचने के बाद जवाब देता है, मैंने पढ़ा है इस पूरे पेड़ में सबसे खास चीज है इसके पत्ते। ये सुनकर देव मुस्कुराता है और ना मैं अपना सर हिलाते हुए मैनेजर से कहता है, इस पेड़ में सबसे खास चीज है इसके तने को काटने पर एक बीज मिलेगा जिसका रंग लाल होगा, जो बिल्कुल उस पेड़ के रंग से अलग होगा। वो बीज उस पेड़ में सबसे कीमती और खास चीज है। ये सब सुनकर वहां खड़े हुए मिस्टर नायर अपने हाथों से तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो देव से कहते हैं, मुझे लगा था तुम एक बिगड़े हुए बच्चे होंगे, लेकिन तुम तो महाज्ञानी निकले। जिस चीज के बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टरों में भी काफी कम लोग जानते हैं, उस चीज के बारे में तुम्हें इतने अच्छे से पता है। शायद तुमने पहले भी उस पेड़ को कहीं देखा है, इसीलिए मैं अब तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। अगर तुम इस लड़की को बेगुनाह साबित करके मुझे उस पेड़ तक पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। ये सुनकर देव मुस्कुराता है और भरोसा करने के लिए मिस्टर नायर को शुक्रिया कहता है। फिर वो मैनेजर की तरफ पलटकर मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है, मैनेजर सर, क्या आप मेरे लिए किसी को उस पेड़ के पेपर्स लाने के लिए कहेंगे? देव की ये रिक्वेस्ट सुनकर मैनेजर चिढ़ जाता है और एक स्टाफ मेंबर को बुलाकर उसे पेपर्स लाने के लिए वहां से भेज देता है। कुछ ही देर में वो स्टाफ मेंबर अपने हाथों में कुछ पेपर्स लेकर आता है। मैनेजर पहले उस स्टाफ के हाथों से वो पेपर्स लेता है, फिर उन्हें उलट पलट कर देखता है, फिर उन पेपर उसको देव को दे देता है। ये देखकर देव मुस्कुराता है, फिर उन पेपर्स को पढ़ने लगता है। उन पेपर्स को पढ़ते हुए देव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे थे। कुछ ही देर में देव उन पेपर्स को पूरी तरह पढ़ लेता है, फिर उन्हें साइड में रखकर सबको घूर घूर कर देखने लगता है। सुपर सेवियर एपिसोड 25 चोर पकड़ा गया। देव उस पौधे से जुड़ी पेपर्स को पढ़ने के बाद सब पर एक नजर डालता है, फिर उसी स्टाफ मेंबर को बुलाता है जिसने उन पेपर्स को वहां लाई थी। फिर उन पेपर्स को उस लड़की के हाथ में रखते हुए उन्हें कुछ देर के लिए पकड़ने के लिए कहता है। फिर वो मैनेजर की तरफ पलटकर अपना सर खुजाते हुए रिक्वेस्ट भरे टोन में उनसे पूछता है, मैनेजर सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? मिस्टर नायर की सपोर्ट देव को होते हुए देखकर नाराज हुआ मैनेजर जब देव की ये बात सुनता है तो घमंड भरे मुस्कान के साथ कहता है, बताओ क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? अगर वो कोई बेहुदा भरा रिक्वेस्ट ना हुआ तो जरूर मानूंगा। ये सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो एक मामूली रिक्वेस्ट है सर, बस आप अपना पर्स किसी भी अपने एक स्टाफ मेंबर को पकड़ा दीजिए। ये सुनकर मैनेजर कंफ्यूजन में देव से पूछता है, मेरा पर्स? पर क्यों? इस चोरी से मेरा पर्स का क्या लेना देना? मैनेजर ही नहीं वहां खड़ा हुआ हर कोई देव की ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर का सवाल सुनकर देव कहता है, अरे सर, आप कितने सवाल करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपके पर्स में से कोई भी कुछ भी नहीं चुराएगा और आखिरी में आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका पर्स इस चोरी से कैसा जुड़ा हुआ है। देव की ये बात सुनकर मैनेजर इरिटेट होने लगता है, लेकिन फिर भी अपनी इरिटेशन को दबाते हुए अपना पर्स एक स्टाफ मेंबर को दे देता है। वो और इस लड़के से बहस करके अपना बीपी बढ़ाना नहीं चाहता था। फिर वो देव को घूरने लगता है। मैनेजर को अपना पर्स देते हुए देखकर देव मुस्कुराता है, फिर मैनेजर की घूरती हुई नजर को नजरअंदाज करके उनसे सवाल करता है, मैनेजर सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने आखिरी बार उस पौधे को कब देखा था? मैनेजर उसी नाराजगी से कहता है, 2 दिन पहले जब वो पौधा हमारे स्टोर में आया था, तब मैं और ये लड़की मंजू हमारे साथ और 2 स्टाफ मेंबर्स मिलकर उस पौधे को लॉकर में रख रहे थे। तभी मैंने आखिरी बार उस पेड़ को देखा था। उसके बाद मैं लीव में था और अभी भी मैं लीव में ही हूं, लेकिन मिस्टर नायर को भी वो पौधा सौंपना जरूरी था, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए स्टोर में आया हूं। इतना बोलकर मैनेजर शांत होता है और देव को देखने लगता है। मैनेजर की सारी बातें सुनकर देव कहता है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया मैनेजर सर। फिर वो मंजू की तरफ पलटकर पूछता है, मिस मंजू, क्या आप बताएंगे आपने आखिरी बार उस पौधे को कब देखा था? मंजू, जिसे अभी भी ये उम्मीद नहीं थी देव उसे इस परेशानी से निकाल पाएगा, उदास चेहरे से देव को जवाब देती है, हर दिन की तरह पिछले दिन भी मैं और वही 2 स्टाफ मेंबर्स सारे लॉकर्स को चेक कर रहे थे। अभी मैंने आखिरी बार उस पौधे को देखा था। ये सुनकर देव अपना सर हमें हिलाता है और वहां सबसे पूछता है, क्या वो दोनों स्टाफ मेंबर्स यहां है? तभी वहां पास ही में खड़े हुए 2 लोग सामने आते हैं, जिनमें से एक लड़की एक लड़का है। उनकी उम्र शायद 22 से 24 के होगी। उन दोनों को देखकर देव उनसे भी वही सवाल करता है जो मैनेजर और मंजू से किया था। वो दोनों भी वही जवाब देते हैं जो जवाब मंजू ने दिया था। उन दोनों का जवाब सुनकर देव हमें अपना सर हिलाता है। फिर मिस्टर नायर की तरफ पलटकर उनसे कुछ कहने ही वाला था, तभी वहां सायरन की आवाज आती है और कुछ ही देर में स्टोर में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं।
सबसे आगे यूनिफॉर्म में एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी उम्र शायद 24 से 26 तक होगी। उसके पीछे 2 कांस्टेबल्स थे। उसके पास ही में एक लड़की जिसने जीन्स पैंट व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। लड़की ने अपने लंबे बालों को पोनीटेल में बांध रखा था। उस लड़की ने अपनी आंखों पर सनग्लासेस पहने हुए थे। यूनिफॉर्म में खड़ी हुई लड़की आगे आकर सबसे कहती है, मैं हूं इंस्पेक्टर तारा। हमें किसी ने कॉल कर बताया कि यहाँ चोरी हुई है। क्या कोई बताएगा कि असल में यहाँ हुआ क्या है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैनेजर आगे आता है और अपना परिचय देकर वहां अब तक जो भी हुआ सब कुछ इंस्पेक्टर को बता देता है। मैनेजर की सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर देव की तरफ पलटती है और उससे कहती है, लड़के तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं तो हम संभालेंगे, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर पास ही में खड़ा हुआ मैनेजर तुरंत ही कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, इस घमंडी लड़के को अपना चैलेंज पूरा करने दीजिए। अगर ये इस चैलेंज में हार गया तो मैं इसे बताऊंगा दूसरों के मामले में टांग अड़ाने पर क्या होता है। मैनेजर की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर के साथ आई हुई लड़की देव को ही देखने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी देव का चेहरा अभी भी काफी शांत था। ये देखकर वो लड़की काफी सरप्राइज हो जाती है। तभी देव को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है और वो तुरंत ही पलटकर उस तरफ देखता है। देव पलटते ही उस लड़की की आंखें देव की आंखों से मिलती है। देव की आंखों को देखकर उस लड़की को ऐसा महसूस होता है चश्मे पहनने के बाद भी देव उसके आंखों में झांक रहा हो और वह तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है और वो लड़की इंस्पेक्टर से कहती है, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर तारा, थोड़ी ही देर ना इंतजार कर लेते हैं, क्या पता ये लड़का असली चोर को पकड़ पाए। उस लड़की की बात इंस्पेक्टर तुरंत ही मान लेती है और वो देव की तरफ पलट कर कहते हैं, ठीक है लड़की, तुम्हारे पास एक अवसर है और जो भी करो जल्दी करो। देव उस लड़की का ऑर्डर देने वाला तरीका देखकर समझ जाता है कि वो लड़की इस इंस्पेक्टर से भी ऊंची पोजीशन वाली है और वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए इंस्पेक्टर को शुक्रिया कहता है। फिर मिस्टर नायर की तरफ पलटकर उनसे पूछता है, मिस्टर नायर, क्या आप मुझे बताएंगे आपने इस पेड़ को इससे पहले भी कभी इस्तेमाल किया है या इस स्टोर वालों ने आपको इस पेड़ का सैंपल भेजा है? जवाब में मिस्टर नायर कहते हैं, मैं नहीं, लेकिन मेरे सीनियर ने एक बार मेरे सामने ही इस पेड़ को इस्तेमाल किया है और इन लोगों ने भी मुझे इस पेड़ का एक पत्ता सैंपल के तौर पर भेजा है, जिसे देखकर मैंने तुरंत ही एडवांस पेमेंट कर दिया था। ये सुनकर देव मुस्कुराता है और मिस्टर नायर से एक और बार पूछता है, मिस्टर नायर, क्या वो पत्ता अभी भी आपके पास है? ये सुनकर मिस्टर नायर तुरंत ही कहते हैं, हाँ है ना। इतना बोलकर वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर दिखाने लगते हैं। ये देखकर देव कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे अपने पास ही रखिए, कुछ देर में शायद हमें इसकी जरूरत पड़े। इतना बोलकर देव उस लड़की की तरफ पलटता है जिसने अपने हाथों में उस पौधे से जुड़ी पेपर्स पकड़ी हुई थी। देव उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है, मिस, क्या आप मेरे लिए पेपर्स में आखिरी वाला पेपर निकालकर 5वां इंस्ट्रक्शन को पढ़कर हम सबको एक्सप्लेन करेंगे? ये सुनकर वो लड़की हाँ मैं अपना सर हिलाती है और देव के बताएं हिसाब से उन पेपर्स में से आखिरी वाला पेपर निकालकर कुछ पढ़ती है। फिर उसके बारे में सबको बताने लगती है। यहाँ लिखा हुआ है, जो भी इस पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है उसे ये ध्यान रखना है किसी भी हालत में उसका हाथ उस पेड़ के पत्तों को ना लगे। अगर गलती से उस इंसान का हाथ उस पेड़ के पत्तों से लग गया तो उस पेड़ की पूरी डाली अगले दिन तक मुरझा जाएगी। इतना बोलकर वो लड़की खामोश हो जाती है। उस लड़की के खामोश होते ही देव कहता है, यहाँ खड़े हुए सब लोग इस बात को अच्छे से याद रख लीजिए। फिर वो उन दोनों स्टाफ मेंबर की तरफ पलटता है जिन्होंने आखिरी बार उस पेड़ को देखा था। इन दोनों ने बताया कि इन्होंने पिछले दिन ही उस पेड़ को स्टोर में देखा था, यानी कि वो पेड़ पिछले रात से आज के बीच में ही चोरी हुआ है और इस बात को भी याद रख लीजिए। फिर वो मैनेजर की तरफ पलटकर उनके पास जाते हुए कहता है, मैनेजर, आपने पूछा था कि मैंने आपसे आपका पर्स किसी स्टाफ मेंबर को देने के लिए क्यों कहा है, तो मैं अब आपको बताता हूं ऐसा मैंने क्यों कहा है। क्योंकि हमारे बीच शर्त लगी थी, अगर मैं मिस मंजू को बेकसूर साबित करके असली चोर को पकड़ पाया तो मेरे खरीदे हुए जड़ी बूटियों के बिल आप पे करेंगे। लेकिन मुझे कुछ देर के बाद याद आया, अगर मैं चोर को पकड़वाया तो आप मेरा बिल कैसे पे कर पाएंगे, इसीलिए मैंने आपके पर्स को किसी स्टाफ मेंबर को देने के लिए कहा था। ये सुनकर वहां सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वही खड़ी हुई इंस्पेक्टर तारा देव से पूछती है, मगर चोर को पकड़ने के बाद मैनेजर शर्त के हिसाब से तुम्हारा बिल पे क्यों नहीं कर पाएंगे? ये सुनकर देव मुस्कुराते हुए मैनेजर के पास जाकर कहता है, क्योंकि यही तो चोर है। ये सुनकर वहां सब लोग शॉक हो जाते हैं। मैनेजर घबराहट और गुस्से में देव का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है,
क्या बकवास कर रहे हो लड़के? देव वैसे ही मुस्कुराते हुए मैनेजर का दायां हाथ पकड़कर अपने कॉलर से अलग करता है और उसे हवा में उठाकर सबसे कहता है, सब लोग ध्यान से सुनिए। दरअसल जब कोई इंसान उस पौधे को छूता है, अगर तब उस पेड़ के पत्ते से निकला हुआ रस उस इंसान के हाथ को लग गया तो उसका रंग कम से कम 12 घंटे तक नहीं जाएगा और आप सब साफ साफ देख सकते हैं मैनेजर के उंगलियों को नीला रंग लगा हुआ है। जब सब लोग मैनेजर के हाथ को देखते हैं तो सबको मैनेजर की उंगलियों पर नीले रंग के धब्बे नजर आते हैं। उस रंग को देखकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, ये नीला रंग उस पेड़ के पत्तियों की वजह से नहीं किसी और वजह से आए है। इससे पहले मैनेजर कुछ और बोल पता तभी देव फिर से कहता है, ठीक है मान लेते हैं कि ये रंग उस पेड़ का नहीं है, मगर आपके हाथ से उस पेड़ की खुशबू क्यों आ रही है? फिर वह सबसे कहता है, सब लोग सुनो, भले ही रंग 12 घंटे के बाद जा सकता है लेकिन उसकी खुशबू पूरे 1 दिन तक रहती है। ये सुनकर तो मैनेजर और घबरा जाता है और वो उसी घबराहट में देव से पूछता है, मगर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये खुशबू उसी पेड़ का है? देव मैनेजर के बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से कुछ ही दूर में शाक में खड़े हुए एमआर नायर से कहता है, मिस्टर नायर, क्या आप उस पौधे के पत्ते को इधर लेकर आ सकते हैं? देव की आवाज सुनकर मिस्टर नायर होश में आते हैं और उस छोटे से बॉक्स को लेकर देव के पास जाते हैं। जैसे ही मिस्टर नायर पास आते हैं, देव पास ही में खड़ी हुई इंस्पेक्टर तारा से रिक्वेस्ट करता है, इंस्पेक्टर क्या आप इन दोनों खुशबुओं को चेक करके बताएंगे कि मैंने जो कहा वो सच है या झूठ? ये सुनकर इंस्पेक्टर पहले मैनेजर के हाथ से आने वाली खुशबू को सूंघती है, फिर वो बॉक्स में से एक छोटी सी नीले रंग की पत्ती निकालकर उसकी खुशबू सूंघती है। फिर वह सबसे कहती है, दोनों खुशबू एक ही है। ये सुनकर देव अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मैनेजर से पूछता है, तू बताइए मैनेजर, आप तो 2 दिन से लीव में थे, तो पिछले दिन गायब हुआ पेड़ के खुशबू और रंग आपके उंगलियों पर कैसे आया? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।